हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्डिनो फॉर इंडिया। आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये ब्लॉकचेन सीरीज का पहला वीडियो है। कोर्ट में बहुत सारे रियल एस्टेट रिलेटेड केसेस पेंडिंग है। उनमें से ज़्यादातर केसेस रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट के टेम्परिंग की वजह से आते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड इजीली फेक बनाए जाते हैं। जब भी वोटिंग होती है तब हमेशा वोटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। फेक लग्जरीज प्रोडक्ट्स मार्केट में ईजिली बेचे जाते हैं। उसकी वजह से कस्टमर और कंपनीज दोनों को बड़ा नुकसान होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स अभी की जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है उसकी वजह से है। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सिस्टम का डेटाबेस सेंट्रलाइज होता है जो हैक हो सकता है। ये सिस्टम में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाए तो उसे 100% ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इन सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, जहाँ पे डेटा डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया गया हो, वो सिस्टम सिक्योर हो और सिस्टम में एक बार डेटा रिकॉर्ड किया तो वो डेटा कभी डिलीट ना हो। सन 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बिटकॉइन का आविष्कार किया और दुनिया को एक नई सिस्टम के बारे में पता चला जो सिस्टम अभी के सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत रखती थी। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल लीजर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम डेफिनेशन को डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। एक इम्यूटेबल लीजर ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लीजर और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। बट सिंपली ब्लॉकचेन एक डेटाबेस होता है। नॉर्मल डेटाबेस के अंदर इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स होती है। वैसे ही ब्लॉकचेन डेटाबेस के अंदर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे हम लीजर कहते हैं। कंप्यूटर्स आने से पहले बैंक की हर एक ब्रांच अपना लीजर रखती थी। उसमें कस्टमर के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते थे। उस लीजर में किस कस्टमर ने अपने अकाउंट में कितने पैसे भरे, किस कस्टमर ने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले, उन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती थी। वैसे ही ब्लॉकचेन लीजर में ट्रांजैक्शन की लिस्ट होती है। ये सारे ट्रांजैक्शंस बंडल करके ब्लॉक में ऐड किए जाते हैं। जब नए ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को नए ब्लॉक में ऐड किया जाता है और वो नया ब्लॉक पहले ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं। ऐसे एक ब्लॉकचेन तैयार होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला एलिमेंट है इम्यूटेबल लीजर। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन को इम्यूटेबल लीजर क्यों कहा जाता है। हर एक ब्लॉक के अंदर मेनली 3 चीजें होती है। एक होता है डेटा जो कि लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, दूसरा ब्लॉक का हैश होता है और तीसरा प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। और भी सम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हर एक इंसान का अपना अलग फिंगरप्रिंट होता है, वैसे हर एक ब्लॉक का हैश होता है। हैश एक क्रिप्टोग्राफिक नंबर होता है जो ब्लॉक के अंदर के डेटा से डिराइव किया जाता है। अगर ब्लॉक के अंदर के डेटा में चेंज होता है तो उसका हैश भी चेंज होता है। हर ब्लॉकचेन के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। उस ब्लॉक के पहले कोई ब्लॉक नहीं होता, इसीलिए उस ब्लॉक का कोई प्रीवियस हैश भी नहीं होता। अगर किसी ने ब्लॉक 1 के अंदर के डेटा को चेंज किया तो उसका हैश भी चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से ब्लॉक 2 का प्रीवियस हैश इनवैलिड होगा और ब्लॉक 1 के आगे सारी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए ब्लॉकचेन को इम्यूटेबल लीजर कहते हैं। ब्लॉकचेन का दूसरा एलिमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। बैंक एक सेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करती है। यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस सर्वर होता है जहाँ पे बैंक की सारी डिटेल स्टोर होती है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांजैक्शन सेंट्रल सर्वर पे जाता है। तब बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम करती है। वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। यहाँ हम एक सेंट्रल अथॉरिटी बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट द्वारा कनेक्ट होता है। हर एक कंप्यूटर जिसे हम नोड कहते हैं वहाँ पे ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। वो कॉपी हर एक नोड पे सेम होती है जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लीजर कहते हैं। हर एक नोड के पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। हर एक नोड के पास मेमोरी भी होती है। उस मेमोरी में ब्लॉक बनने से पहले ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को लेके नोड ब्लॉक बनाता है। अब आइए देखते हैं ब्लॉक कैसे बनता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एग्जांपल लेंगे। मानते हैं आकाश को 4 बिटकॉइन उदित को भेजने हैं। आकाश ट्रांजैक्शन सेंड करता है। वो ट्रांजैक्शन सारे नोड को ट्रांसफर किया जाता है। तब हर एक नोड वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, जैसे कि आकाश के पास 4 बिटकॉइन है या फिर नहीं। वो ट्रांजैक्शन को मेमोरी में ऐड किया जाता है। तब नेटवर्क पे और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो भी ट्रांजैक्शंस वेरिफिकेशन के बाद मेमोरी में सेव होते हैं। उन सब वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को मिला के एक ब्लॉक बनता है। अब वो ब्लॉक सारे नोड्स को सेंड किया जाता है। वो सारे नोड्स ब्लॉक को रिसीव करते हैं। उसके बाद ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, जैसे ब्लॉक के अंदर के ट्रांजैक्शंस सही है या नहीं, ब्लॉक का प्रीवियस हैश सही है या फिर नहीं। अगर ब्लॉक सही है तो हर एक नोड उसे अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं
और तब ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाता है। जो नोड सबसे पहले ब्लॉक बनाता है उसे बिटकॉइन का रिवॉर्ड दिया जाता है। उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं और सारे नोड्स जो माइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, अगर हर एक नोड ब्लॉक को माइन करने का प्रयत्न करता है ताकि उसे माइनिंग रिवॉर्ड मिल सके, तब कौन से नोड को ब्लॉक माइन करने का चांस मिलेगा, ये कैसे तय होता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तब जो ब्लॉक माइन किया हुआ है उसे वैलिड मानकर ब्लॉकचेन में ऐड करने का डिसीजन हर एक नोड कैसे लेता है। तो ये सारा काम कंसेंसस मैकेनिज्म के सहारे किया जाता है। इसे कंसेंसस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। हर एक नोड पे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसमें कंसेंसस प्रोटोकॉल सेव होता है। अगर ब्लॉक को माइन करना होता है तो हर एक नोड को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जिस नोड के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है वो नोड उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करता है। तब वो नोड अपने पास की मेमोरी में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे लेकर ब्लॉक बनाता है। वो ब्लॉक और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क मिला के सारे नोड को भेजता है ताकि सारे नोड्स वो वैलिड ब्लॉक को अपने ब्लॉकचेन में ऐड कर सके। इसीलिए इस कंसेंसस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए सारे नोड्स मिलके डिसीजन करते हैं। जब नोड्स माइन किए हुए ब्लॉक को रिसीव करते हैं तो सबसे पहले वो प्रूफ ऑफ वर्क देखते हैं और ब्लॉक में जो ट्रांजेक्शन्स है उन्हें भी वेरीफाई करते हैं। और भी बहुत सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तब वो इंफॉर्मेशन सारे नेटवर्क में सेंड की जाती है। अगर 50% से ज़्यादा नोड ब्लॉक को वैलिड मानते हैं तब हर एक नोड उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करता है। बिटकॉइन सिस्टम में ब्लॉक माइनिंग एंड लीजर अपडेट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। पहले हमने जाना कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होती है, लेकिन ब्लॉकचेन को इतना सिक्योर क्यों माना जाता है। समझो अगर किसी हैकर ने एक नोड को हैक कर दिया और उस नोड की ब्लॉकचेन को चेंज कर दिया और उस ब्लॉकचेन में अगले सारे ब्लॉक्स की हैश को भी अपडेट कर दिया, तब उस नोड को वो ब्लॉकचेन सारे नोड्स को सेंड करनी होगी। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ब्लॉक प्रोपेगेशन टाइम ऑन एन एवरेज 10 मिनट होता है, इसलिए हैकर को सारे नोड पे ब्लॉकचेन चेंज करने के लिए बहुत समय लगेगा। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में अभी तक 7 लाख से ज़्यादा ब्लॉक बने हुए हैं, तो हैकर को सारी ब्लॉकचेन में चेंज करने के लिए कम से कम 13 साल लगेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन का थर्ड एलिमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लीजर। जितने ज़्यादा नोड्स ब्लॉकचेन नेटवर्क में होंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होगी। अगर हैकर को कंप्लीट ब्लॉकचेन हैक करनी हो तो उसे 51% से ज़्यादा नोड्स को ओन करना पड़ेगा, या तो उन्हें एक साथ हैक करना होगा, और ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हाईली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिक्योर होती है और यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ती है। ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टोकरेंसीज का अडॉप्शन लगभग इंटरनेट के अडॉप्शन के जैसा ही है। अब ये जल्द ही आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।